तो वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 12वीं का इतिहास विषय के कुछ टॉपिक हैं यहाँ पे, जिसमें एक है उपनिवेशवाद और देहात। तो कुछ नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उपनिवेशवाद की परिभाषा बताना चाहूँगी। तो देखिए, किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना। ठीक है, किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाना, ये तो है उपनिवेशवाद की परिभाषा। यह उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले बंगाल में और बंगाल के देहात इलाके में। सर्वप्रथम ब्रिटिश राज्य की शुरुआत बंगाल में हुई। इसी से प्रश्न बनते जाएंगे और यह एक इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में किताबों के प्रश्न और बीच के नोट्स सारे इम्पोर्टेंट हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त कब व किसने लागू किया? मेन इस पार्ट का स्टार्टिंग से यही रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले बंगाल में आई और बंगाल के एक देहात के इलाके में उन्होंने ज़मींदारों को ज़मींदारी दी, जिसमें 400 समथिंग गांव थे। आगे हम पढ़ते जाएंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त कब किसने लागू किया? 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। अब मैंने यहाँ पर एक हल्का सा मैंने चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश की है, और बाय मिस्टेक यहाँ ये रेतवाड़ी व्यवस्था 61 की जगह 51% है, तो थोड़ा करेक्शन करवाना चाहूँगी मैं यहाँ। मालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत में, रेतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में, और इस्तमरारी व्यवस्था बंगाल में 19% थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब इस्तमरारी बंदोबस्त की क्या क्या विशेषताएं हैं? राजस्व की रकम निश्चित थी। ठीक है, राजस्व यानी टैक्स जो किसानों पर लगाया गया था। राजस्व यानी टैक्स। अब देखिए, ये तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये हैं जमींदार, और ये हैं किसान। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डायरेक्ट किसानों से तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने एक मीडिएटर घोषित कर दिए, जिन्हें जमींदार कहा गया, और यहाँ से टैक्स वसूल करके जमींदार लेते थे और जमींदार सीधा कंपनी में जमा करवाते थे। ये एक प्रक्रिया होती थी, और कई बार किसानों की उपज कम होती, कई बार ज़्यादा होती थी, तो उपज के आधार पर ही टैक्स लिया जाता था। ये ज़मींदार पर डिपेंड करता था कि किस किसानों से, किस भूमि से उन्हें कितनी टैक्स लेना है। कई बार क्या होता है कि उपज नहीं होती थी, तो ज़मींदारों को भुगतान करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में ज़मींदार समय से राजस्व कर कंपनी में जमा नहीं करवा पाते थे, और उस स्थिति में ज़मींदारों को ही लॉस होता था। उनकी नीलामी जब्त कर दी जाती थी, उनकी जागीरदारी नीलाम हो जाती थी। राजस्व की रकम निश्चित थी, जो कि हर जमींदार को देना होता था। बिल्कुल, यहाँ राजस्व की एक निश्चित रकम होती थी जो हर जमींदार देता था, और लेता किससे था? किसानों से। जमींदार को 400 के आसपास गांव दे दिए जाते थे। एक जमींदार को 400 के आसपास गांव दे दिए जाते थे, और यह सभी गांव जमींदारों के लिए एक राजस्व संपदा का निर्माण करते थे, क्योंकि जमींदारों की मेन आर्थिक इनकम का सोर्स किसानों के वो 400 गांव ही थे। उसके बाद जमींदार यह तय करता था कि उसको किस गांव से कितनी राजस्व वसूल करनी चाहिए। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। लैंग्वेज उनकी भी थोड़ी सी इससे हार्ड है, पर वो भी बहुत अच्छे हैं। आप 3-4 बार सुनिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है 5वां पॉइंट, राजस्व अदा न करने की स्थिति में जमींदारों को ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। यानी जो कोई भी ज़मींदार है, वो अगर
कंपनी के द्वारा निश्चित लागू किया हुआ टैक्स जमा नहीं करवा पाता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये तो हुई स्तंभदारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। अब जमींदार राजस्व अदा करने से क्यों चूक जाते थे? भाई ये लागू तो कर दिया उन्होंने टैक्स व्यवस्था, लेकिन जमींदार क्यों चूक जाते थे? यहाँ पर है कि राजस्व की मांग ऊंची होती थी और उपज की कीमतों में कमी होती थी। उपज कम होती थी तो कीमतें भी कम होती थी। एक नोट करके लिखवाया मैंने, स्तंभदारी बंदोबस्त 1790 के दशक में, ठीक है, यानी स्टार्ट 1790, हम दशक बोलेंगे तो 1790 आएगा, लेकिन स्टार्ट हुई थी एक्चुअल में 1793 में, जब किसानों की उपज की कीमत बहुत कम थी। कब? जब स्टार्टिंग में स्तंभदारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी 1793 में, तब किसानों की उपज बहुत कम थी, तो बेचारे दे कहाँ से पाते थे, और ऐसी स्थिति में राजस्व अदा नहीं हो पाता था। और जमींदारों की शक्ति को सीमित करना, तो और जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, यानी जमींदारों के पास कुछ एक शक्तियाँ थीं और वो भी सीमित अवस्था में थी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्तियाँ इस प्रकार सीमित कर दी। कैसे सीमित कर दी? उनसे सारी शक्तियाँ छीन ली। जब वो समय पर नहीं चुका पाते थे तो उनसे शक्तियाँ छीन ली गई कि भाई तुम काम तो करते नहीं हो और तुम्हारे पास इन शक्तियों का क्या काम। और कैसे कैसे शक्तियाँ दे रखी थी? देखिए, उस समय क्या मुग़ल काल का काफ़ी प्रभाव था, तो मुग़ल काल में मुग़लकालीन ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। शक्तिशाली होना मतलब जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पहले मुग़लों का प्रभाव था, तो मुग़ल काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी जमींदारी थी, घुड़सवारी थी, सेना थी उनके पास में, और सेना के साथ साथ उनके पास में बहुत सारे किले, जमींदारी, सैनिक टुकड़ियाँ सब होते थे। तो ये सब किनके पास आया? जमींदारों के पास आया। और जमींदार क्या करते थे? जमींदार किसानों से जमींदारी टैक्स वसूल करके खुद भी सुदृढ़ होते और कंपनी को भी सुदृढ़ बनाते। बेचारे किसान जो थे वो गरीब के होते थे। रैयत शब्द का अर्थ आएगा यहाँ पे आगे, और रैयत शब्द का अर्थ भी किसानों से ही है। अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उनकी शक्तियाँ छीन ली तो कैसे छीन हो गई? इनके पास अपने किले होते थे और अपनी ही सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, ठीक है, कि इनके पास जमींदारों के पास में जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को फिर भंग कर दिया गया। जमींदार अगर समय से राजस्व अदा नहीं कर पाते थे तो उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और उनके किले ध्वस्त कर दिए गए और उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया, ठीक है। कंपनी द्वारा नियुक्त एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाता था ताकि जमींदार घोटाला नहीं कर सके और उनकी देखरेख में ही काम करे। किसकी देखरेख में? कलेक्टर की देखरेख में। कचहरी यानी कोर्ट कचहरी और स्थानीय न्याय तथा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था छीन ली गई। यानी जमींदारों के पास अगर मान लीजिए कई बार जो किसान लोग हैं वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो वो अपनी कमियां बताते। अब कि हमारी उपज कम हुई है तो हमें थोड़ा समय दीजिए, या फिर वो कुछ और मांग करते थे। तो जमींदार क्या करते थे उस समय? पुलिस प्रशासन की या स्थानीय न्याय की मदद लेते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी उनसे छीन ली जाती थी। कब? जब वो टैक्स अदा नहीं कर पाते थे। ये तो हो गया जमींदार राजस्व अदा नहीं कर पाते थे, क्यों चूक जाते थे? इसलिए चूक जाते थे। अब आइए आप नेक्स्ट है पहाड़ी लोगों की जीवन विशेषताएं। जीवन शैली क्या है? एक है राजमहल की पहाड़ियाँ, इस लेसन में है। तो ये पहाड़ी इलाका रहता है और जो किसानों का मैदानी इलाका था वो अलग था। अब यहाँ पर बंगाल में देहात इलाके में पहाड़ी इलाका है ये, तो व्यवस्था तो सारी जगह लागू हुई थी ना, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ लोग झूम खेती करते थे, पहाड़ी लोग थे ना, वो झूम खेती करते थे। झूम खेती आपको पता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी स्थानांतरित खेती जिसे कहते हैं, स्थानांतरित खेती। और एक साल के लिए इसको ज़मीन को पड़ती छोड़ देते थे। भाई हमने जैसे इस साल में हमने खेती कर ली इस यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट ईयर यहीं खेती नहीं करेंगे करके अगली जगह खेती करेंगे।
और इस भूमि को पड़ती छोड़ दिया जाता था उपजाऊ होने के लिए, ताकि ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और वह ज़मीन कृषि के लिए, उपज के लिए सही हो जाए, उपजाऊ हो जाए। इसलिए इसे पड़ती छोड़ दिया जाता था। जंगलों को जला दिया जाता था ताकि जलाने के बाद में जो राख है वो पोटास का काम कर सके और भूमि अधिक से अधिक उपजाऊ बन सके, हुमस हो सके उसमें, प्रकृति से, खाद से, बारिश से और वो जले हुए जो जंगल है उनकी राख से भूमि उपजाऊ बन सके। इसलिए इस साल, एक साल के लिए जहाँ पर खेती की है वहाँ अगले साल खेती नहीं करके उसे खाली छोड़ दिया जाता था। इसे कहते हैं पड़ती भूमि। और झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित खेती, अलग अलग जगहों पर खेती करना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड है, खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। कौन करते थे? पहाड़ी लोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे। एक आगे आएगा आपके संथाल लोगों की जीवन शैली। संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद के समय बंगाल में खेती के लिए कौन कौन से औजार काम में आते थे? तो कुदाल तो करते थे राजमहल की पहाड़ी वाले लोग, कुदाल नामक यंत्र का प्रयोग करते थे। और आगे आएगा आपके एक संथाल जो हल का प्रयोग करते थे। खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग होता था और खाने के लिए महुआ का फूल इकट्ठा करते थे। महुआ एक फूल होता है, वो इकट्ठा करके खाते थे। और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। ठीक है, इमली के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर वह रहते थे और आम के पेड़ की छाया में आराम करते थे। इसके समुदाय का अपना एक मुखिया होता था जो इन पर नियंत्रण रखता था, मॉनिटरिंग करता था। यह लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर हमला करते रहते थे। कौन? पहाड़ी लोग मैदान वालों पर हमला करते थे। अगर कोई व्यापारी इनके इलाके में होकर जाता था तो उसे राजस्व यानी पथ कर देना होता था। रास्ते का कर यानी पथ कर देना होता था। अब एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजों के लिए स्थायी खेती क्यों आवश्यक हो गई। भाई झूम खेती करते थे तो अंग्रेजों को राजस्व कम मिलता था, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि स्थायी खेती क्यों नहीं करवाई जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए स्थायी खेती को आवश्यक माना और उससे उन्हें क्या हुआ, स्थायी खेती मिलने, स्थायी राजस्व भी प्राप्त होने लगा। अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी किससे? स्थायी खेती से। एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना की जा सकती थी। ठीक है, और तीसरा है निर्यात के लिए फसल उपलब्ध हो सकती थी कि भाई हमें यहाँ से बाहर भेजनी है कोई फसल, तो वहाँ से एक पर्टिकुलर जगह होती है ना कि भाई ये यहाँ का काम फिक्स है, कितनी उपज होनी है, कितनी फसल आनी है, कितना राजस्व टैक्स आना है, कितना यहाँ से यहाँ पे खपत करनी है, यहाँ लोग कितने हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर चीज़ हो जाए, ऐसा अंग्रेज चाहते थे। पहाड़ी लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की नीतियाँ कौन कौन सी रही? अब हम अंग्रेजों की नीतियाँ पढ़ेंगे। देखो, स्थायी, अब जो पहाड़ी लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे? पहाड़ी लोग, उन्होंने क्या किया, मैदानी लोगों पर हमले शुरू कर दिए, है ना, कभी कभी हमले करते थे वो। और फिर इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, 1770 के दशक की नीति में उन्होंने क्या किया, दो नीति अपनाई उन्होंने, एक 1770 और एक 1780। तो पहले क्या किया उन्होंने, इसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने पहाड़ी लोगों को शिकार करना शुरू कर दिया, यानी उन पे हमले करते थे उनका सर्वनाश करने के लिए पहाड़ी लोगों पर, क्योंकि पहाड़ी लोग इनके लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। फिर दूसरा है 1780 के दशक की नीति क्या थी, इसके तहत उन्होंने क्या किया, पहाड़ी मुखियाओं को भत्ते दिए और उनसे कहा कि वह अपने लोगों को अनुशासन में रखे और उनसे स्थायी खेती करवाए। उनको प्रलोभन दिया, उनको भत्ते दिए कि अपने लोगों को अनुशासन में रखो और हमले करना बंद करो और उनसे स्थायी खेती करवाओ। अब क्या हुआ, पहाड़ी लोग के जो मुखिया थे वो ये बात समझ में आ गया उनको, पहाड़ी लोगों के लिए अंग्रेज सबसे बड़ा खतरा था। अब जब समझ में आई ये बात,
नियंत्रण में कैसे किया अंग्रेज़ों ने, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं कुछ अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि पहाड़ी लोगों को नियंत्रण में कर लिया अंग्रेज़ों ने भत्ते वगैरह देकर, और कुछ एक ज़मीनें दे दी, उनको लोभ दे दिया, ज़मीनें दे दी कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन है, इस पर तुम्हें खेती करनी है, ये लो, ये भत्ता है यहाँ का, ये फसल है। और फिर पहाड़ी लोग उनके नियंत्रण में आ गए, पर्टिकुलरली उनके नियंत्रण में आ गए। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि इससे नुकसान हमारा ही है, तो अंग्रेज़ उन्हें अपने लिए खतरा, सबसे बड़ा खतरा अंग्रेज़ बन गए उनके लिए। और फिर अंग्रेज़ों सबसे बड़ा खतरा अंग्रेज़ बन गए। फिर एक आएगा यहाँ पे संथालों का जीवन। ठीक है, संथाल कौन होते थे? खानाबदोश लोग, बासिंदे होते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमंतू जाति होती ना, या आज यहाँ रह लिए, कल वहाँ रह लिए, इस तरह से। तो संथाल लोग थे ना। अब ये जो बंगाल का उपनिवेशवाद है, इसमें कई तरह की जातियाँ थी, कई लोग थे। जैसे हम पहाड़ी को पढ़ा हमने, पहले ज़मींदारों और किसानों को पढ़ा, फिर पहाड़ी लोगों को पढ़ा, अब ये संथाल लोग हैं। संथाल लोग क्या करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं और अलग अलग जगह रहते हैं। ठीक है, घुमंतू बाशिंदे होते हैं ना वो, तो एक आदर्श बाशिंदे थे, खानाबदोश थे ये। तो 1780 में ये बंगाल में इनका प्रवेश हुआ, क्योंकि ये घूमते रहते थे, तो घूमते घूमते ये 1780 में बंगाल में आए। स्थायी खेती करने के कारण अंग्रेज इन्हें सभ्य मानते थे। ये लोग स्थायी खेती करते थे, और स्थायी खेती करने के कारण अंग्रेज इन्हें क्या मानते थे? सभ्य मानते थे। खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। संथाल अंग्रेजों तथा जमींदारों के साथ लेन देन करने के लिए तैयार रहते थे। लेन देन होता रहता था, और इस लेन देन के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक शब्द आएगा इसमें, दामिन एक को है, ज़मीन का काफ़ी बड़ा इलाका, 1832 तक, है ना। इसमें आएगा, ये संथालों से रिलेटेड ही है, ये दामिन एक को है, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। इस पे क्या होता था, शर्त क्या होती थी इसकी, कि जो दी गई भूमि है ना, इसका 10वां भाग जोतना होगा। किसको? अगर संथालों को दिए तो उनको जोतना होगा। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इनको भूमि देती थी, और भूमि के लालच में ये वहीं रुक कर स्थायी खेती करते थे। लेकिन अंदर की बात इनको पता नहीं थी। अंग्रेज इनका शोषण करते थे। किस प्रकार? अंग्रेज इन्हें भूमि का लालच दे देते थे, और ये घूमना बंद करे, घुमंतू बंद करे। यानी संथाल लोग क्या करते थे, एक जगह तो रुकते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने क्या प्रलोभन दिया कि आप लोगों को हम ज़मीन नहीं देंगे, आप खेती वहीं करना और वहीं अपना गुजर बसर करना, और वहीं पर आप अपना जीवन यापन करना खुशी से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको पहले तो समझ में नहीं आया, बोले हमारे लिए तो अच्छी बात है, एक जगह स्थायी और करेंगे। तो ये स्थायी हो गए, और स्थायी बनने के कारण ये अंग्रेजों की नज़र में सभ्य हो गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक दामिने को है, एक शब्द आया अभी, जिसमें क्या होता है कि भूमि का 10वां भाग जोतना होता था। किसको? संथालों को। और उस 10वें भाग से जो उपज होती थी, है ना, 10 वर्षों के भीतर क्या होता थी भाई, 10 वर्षों तक आपको भूमि दी गई है, मान लीजिए 10 वर्षों तक भूमि दी गई है, भूमि का 10वां भाग आपको जोतना होता था, और उस 10वें भाग से जो भी उपज वगैरह निकलती थी वो अंग्रेज को जाती थी। अब जब इनको ज़मीनें दी गई, तो स्टार्टिंग में तो संथालों की संख्या कितनी थी? 40 थी। कब? 1838 में। पर धीरे धीरे 1851 में संख्या बढ़कर 1473 तक पहुंच गई, यानी राउंड फिगर में कहें तो 1500 तक पहुंच गई। जनसंख्या में वृद्धि से खेती में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे सबको पता लगने लगा कि भाई अंग्रेज, दूसरे जो खानाबदोश संथाल थे वो भी आकर एक ही जगह रहने लगे। कहाँ? बंगाल में। और ज़मीनें कौन दे रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक ही जगह खेती होने से आसपास के संथाल भी आ गए और खेती में वृद्धि हुई। और यकीन मानिए, अगर खेती में इस प्रकार वृद्धि हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी से बढ़ोतरी होती गई, और कंपनी की तिजोरियां बढ़ने लगी। राजस्व में इतना मुनाफा हुआ, और जनसंख्या भी
1800 के अंत तक आते आते जनसंख्या 30 से 60 हज़ार तक पहुंच गई। अब इसमें एक मिनट, अब इसमें एक है सूर्यास्त विधि कानून। संथालों का पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। फिर बाद में संथालों को समझ में आने लगा कि ये तो हमारे साथ हमें भूमि देकर ये लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और ईस्ट इंडिया कंपनी से विद्रोह किया। सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि होती है कि एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले भुगतान जरूरी था। जैसे किसी मंथ की एक तारीख निश्चित कर दी थी और अगर वो टैक्स उस तारीख को सूर्यास्त से होने से पहले नहीं दिया जाता था तो वहाँ सूर्यास्त कानून लागू होता था। एक है अमला। अमला शब्द आया है राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का एक अधिकारी नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आप यहाँ से जाकर, भाई जमींदार तो होते ही थे लेकिन सारे जमींदार थोड़ी जाएंगे राजस्व इकट्ठा करने के लिए। उनमें से एक जमींदार का एक अधिकारी होता था, उसे अमला कहा जाता था, वो राजस्व इकट्ठा करता था। अब हुआ जोतदारों का उदय। संथालों के बाद में जोतदार का उदय हुआ। जोतदार किसे कहते हैं? उस वर्ग का धनी किसान, है ना, जिसकी उपज अच्छी हो जाती थी, जिसकी फसलें अच्छी होती थी, जिसको कीमतें अपनी उपज के अकॉर्डिंग अच्छी मिलती थी, वो धनी किसान। उसे गांठीदार, मंडल या हवलदार भी कहा जाता था। अब ये जोतदार का काम क्या था? और ये इनका कार्य क्या था कि ये साहूकार व व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाले धनी अमीर किसान होते थे। साहूकार और व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाले, कुछ तो चाहिए ना भाई। कैसे कि जो जोतदार का नियंत्रण ग्रामवासियों ने काफ़ी बड़े हिस्से पर था। ये जोतदार होते हैं, इनका नियंत्रण पूरे ग्रामवासियों के काफ़ी हिस्से पर था। जमींदारों को अपने कर्तव्य पालन करने से रोकते थे। कई बार जमींदार का ना अपने कर्तव्य से अलग कार्य कर जाते थे तो इनको रोकते थे ये लोग। और जोतदार किसानों को जानबूझकर राजस्व न जमा करने व देरी से जमा कराने को कहते थे, क्योंकि ये भी तो किसान ही थे और धनी किसान थे। तो ये जमींदारों को देरी से राजस्व देने के लिए किसानों को कहते थे। जोतदार किसानों को राजस्व न देने के लिए कहते थे और देरी से देने के लिए कहते थे। जमींदार किस प्रकार अपनी ज़मीन को नीलाम होने से बचाते थे? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जमींदार किस प्रकार अपनी भूमि को नीलाम होने से बचाते थे। कई बार क्या होता था कि राजस्व जो निश्चित किया गया वो प्राप्त नहीं होता था, तो इस समय जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो जाती थी। जमींदार किस प्रकार अपनी जमीन को नीलाम होने से बचाते थे? फर्जी बिक्री। अपने ही आदमियों, सैनिकों, सिपाहियों से ऊंची बोली लगवाते थे। जैसे मान लीजिए ये जमींदारों की नीलाम होने वाली भूमि है, तो यहाँ तो खड़े हो गए कंपनी के आदमी और यहाँ खड़े हो गए जमींदारों के 3-4 आदमी। अब ये जो बोली लगाएंगे इससे बढ़कर ये बोली लगाएंगे, यानी ऊंची से ऊंची बोली लगाने का काम किनका रहता है? इनका। और फिर जैसे ऊंची बोली लग गई तो इनके ही आदमी मिलकर इस ज़मीन को छुड़ा लेते थे। ठीक है, इस तरह से ये जमींदारी बचाते थे। इस बात का पता बाद में लगा, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई अपने ही फर्जी बिक्री हो रही है। अपने ही आदमियों, सैनिकों, सिपाहियों से ऊंची बोली लगवाते थे। जमींदारी का कुछ हिस्सा घर की स्त्रियों के नाम कर देते थे, जैसे माता के नाम, पत्नी के नाम, बहन के नाम। क्योंकि उस समय क्या था, स्त्रियों के नाम भूमि होने पर कुछ रियायत मिलती थी, छूट मिलती थी, टैक्स कम देना होता था।
और फिर अपने ही घर की स्त्रियों के ज़मीन नाम कर देने से ये ज़मीनें इनके पास ही रह जाती थी। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपके समझ में आ गया होगा।